हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वी आर इन यूनिट नंबर 3। और 3 में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन ऑन शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के लिए हमने उसका प्रीएम्प्ट वर्जन और उसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन दोनों देखे थे। हमें ये बात पता चल गई है कि जो प्रीएम्प्टिव एसजेएफ है हम उसे क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट बोलते हैं, एसआरटीएन बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी कर लिए थे, अब चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है दिस इज फ्रॉम गेट 2014। ये गेट 2014 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग 5 प्रोसेस, 5 प्रोसेसेस होगा इट विल बी। कंसीडर द 5 following 5 processes which arrival time with arrival time in CPU bus time. Arrival time is processes are P1, P2, P3, P4. Arrival time is 0, 2, 3, 8 and CPU bus time is 12, 4, 6, 5. ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग प्रीएम्प्टिव एसजेएफ which is also known as SRTN और which is also known as SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे पहले न्यूमेरिकल किए उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं गैंट चार्ट। चलिए बनाते हैं गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं, ये इसे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले टाइम जीरो पे, अराइवल टाइम जीरो पे वी हैव वन प्रोसेस इन रेडी क्यू, दैट प्रोसेस इज P1। अब चूंकि ये प्रीएम्प्टिव है, तो प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि प्रोसेस मिलने के बाद सीपीयू को, एक प्रोसेस मिलने के बाद उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को बीच में रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? टाइम 2 पे P2 आ जाएगा। टाइम T2 पे अभी तो केवल एक ही प्रोसेस है और अगला 2 पे आएगा, तो ये दो चल सकता है। तो 2 यूनिट ऑफ टाइम हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। इसे 2 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये कितना टाइम बचेगा इसका, -2 करेंगे तो इट विल बिकम 12 माइनस 2 इक्वल्स टू ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टाइम 2 पे अब क्या आ जाएगा, रेडी क्यू में P2 भी आ जाएगा। अब ये भी है प्रोसेस, ये भी। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? नाउ मिनिमम इज 4। मिनिमम इज, क्योंकि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है तो शॉर्टेज जॉब किसका है? P2 का है। तो वी विल एग्जीक्यूट P2 कितनी देर के लिए चलाएं, क्योंकि 3 पे अगला प्रोसेस आने वाला है, तो वी विल रन इट ओनली फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। जब इसमें 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 पे फिर P3 भी आ जाएगा, 3 यूनिट ऑफ टाइम पे P3 भी आ जाएगा। अब ये मेरे पास रेडी क्यू में 3 प्रोसेस हैं, 10, 3, 6। मिनिमम किसका है? मिनिमम है अभी भी 3 जो ऑलरेडी रन हो रहा था, P2 का। तो कितनी देर के लिए उसे और टाइम चाहिए? 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए। और आपको मालूम है कि अगला 8 पे आने वाला है, तो जब नेक्स्ट 8 पे आएगा तो इसे 3 इसके लिए चला लीजिए आप। हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं कि पता कैसे चला आपको, तो आप इसे एक चलाइए फिर चेक कीजिए, फिर एक चलाइए फिर चेक कीजिए। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट का जो अराइवल टाइम है वो 8 है, तो 3 से 8 के बीच में इसे हम रन कर सकते हैं। तो 3 पे हैं तो ये 3 और चला देते हैं, तो 3 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3, यहाँ ब्लैक से लिखना पड़ेगा। 3 माइनस, सॉरी कौन सा, उससे लिखना है, सॉरी। 3 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और ये P2 आप 3 और एग्जीक्यूट कर देंगे तो P2 कितना हो जाएगा? टोटल ये 6 हो जाएगा। टाइम 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। अभी भी ये 3 प्रोसेस है क्योंकि यू आर एट टाइम 6, तो 6 पे अभी भी यही प्रोसेस है 3। और इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? नाउ मिनिमम इज P3। लेकिन कितना एग्जीक्यूट करूं कि 8 पे आने वाला है और मैं 6 पे आ चुका हूं, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम में इसे चला देता हूं। कौन सा प्रोसेस है? P3 है। तो 2 यूनिट ऑफ टाइम चलाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। -2 कर लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद नाउ वी आर एट यूनिट टाइम एट 8। तो 8 पे आ गए अब हम लोग। अब सारे प्रोसेस आ गए, अब ये वाले प्रोसेस भी आ गए। अब सब में से मिनिमम कौन है? ये तो एग्जीक्यूट पूरा हो चुका है, 10, 4, 5। तो जिसका अभी P3 चल रहा था वही मिनिमम पूरा चला दीजिए P3। तो कितना हो जाएगा P3? नाउ इट विल बिकम 8 प्लस 4 इक्वल्स टू, इट विल बिकम 12। तो -4 आपने रन कर दिया, नाउ इट विल बिकम 0। नाउ यू हैव ओनली 2 प्रोसेसेस इन रेडी क्यू, वन इज P4 and second one is P1 with CPU bus 10 and 5. Which one is minimum? This one is minimum. P4 का जो CPU burst है वो मिनिमम है, तो P4 को चला देंगे। P4 को CPU मिल जाएगा कितनी देर के लिए? 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो 12 प्लस 5 इक्वल्स टू, तो 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, ये भी पूरा एग्जीक्यूट हो गया। नाउ इट इज 17। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? ओनली P1 इज लेफ्ट फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 10 यूनिट्स। तो 10 आप इसको रन करेंगे, इसको P1 को,
और ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 10 दिस विल बिकम 27। देख लीजिए 27 ही एक है ये, 4 2 6 6 12 और 5 17 का एक, ये तो 27 ही है। ठीक है, हमने गलत नहीं किया, ठीक किया है, बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब इस गैंट चार्ट की हेल्प से मुझे क्या निकालना है, क्या पूछा है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, ये पूरा आपके पास है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, नाउ कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम कंसिडरिंग द प्रीएम्प्टिव एसजेएफ। तो प्रीएम्प्टिव एसजेएफ में अभी मैं इस एग्जांपल में आपको एक डायरेक्ट तरीका भी दिखाऊंगा, डायरेक्ट भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि आपसे केवल क्या पूछा जाए, एवरेज वेटिंग टाइम, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो ये सारी टेबल आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, और जनरली केवल एवरेज वेटिंग टाइम नहीं पूछा जाएगा, केवल ये सब कुछ पूछा जाएगा, कम से कम टर्न अराउंड टाइम तो जरूर पूछा जाएगा। और जब टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो ये आपको सारा काम करना पड़ेगा, देन इजीली यू कैन कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम। First you will calculate the waiting time, then you will divide the number of process, that number, then you will get the average waiting time। चलिए, तो P1 P2 P3 P4 अराइवल टाइम कितना, 0238, चेक कर लेता हूँ एक बार। अराइवल टाइम है 0238, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। उसके बाद CPU बस टाइम कितना है, कलर ब्लैक कर लेता हूँ। CPU बस टाइम कितना चेक कर लेता हूँ, 12465, 12465, 12465, बिल्कुल ठीक हो गया। कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे, इधर से देखते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 27 है। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 27 है। P2 का कंप्लीशन टाइम का देखेंगे, यहाँ देखेंगे P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 6 है। P3 का कंप्लीशन टाइम देखेंगे, यहाँ से P3 यहाँ पे आता है, इसके बाद नहीं आता है, तो नाउ P3 कंप्लीशन टाइम इज 12, तो 12 लिखेंगे। ठीक है, लिखा है। उसके बाद P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, दैट इज 17, तो P4 का कंप्लीशन टाइम लिख लिया 17। टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम लिख लिया 27, 6, 12, 17, माइनस 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 माइनस, और अराइवल टाइम कितना, 0238, 0238 इक्वल 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 27 माइनस 7 इज 27, 6 माइनस 2 इज 4, 12 माइनस 3 इज 9, 17 माइनस 8 इक्वल्स टू 9, बिल्कुल ठीक हो गया। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 7 4 11, 11 और 9 20 और 9 29, 2 तो 4, 49 हो गया। और 49 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी प्रोसेस, 4, 4 से डिवाइड करेंगे अगर 49 को, तो 4 1 जा 4, ये कितना आ गया 9, 4 2 जा 8, ये कितना आ गया 1.0, 4 2 जा 8, ये कितना है 20 हो गया, और 4 5 जा 20 हो गया। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया, 12.25 आया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है, 27499, 27499 माइनस 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 माइनस, CPU बस टाइम कितना है 12465, 12465, 27 माइनस 12 कितना हो गया, दैट इज 5 एंड दिस इज 1, 4 माइनस 4 इज 0, 9 माइनस 6 इज 3, फाइन, 9 माइनस 5 इज 4। टोटल निकाल लेता हूँ, इसका कितना आएगा, 15 और 3 18, 18 और 4 22, और 22 को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 5 जा 20 हो गया, उसके बाद 2 आ गया, पॉइंट लगा लिया 0, और 4 5 जा 20 आ गया, ये आंसर हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 5.5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो गेट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो गेट में ये पूछा गया था कि व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, केवल अगर किसी क्वेश्चन में से बहुत कम चांस है कि केवल एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाए, अगर केवल एवरेज वेटिंग टाइम पूछा तो इसका एक तरीका और है, ये वाला। एंड अनदर वे, अनदर वे, अनदर वे, not an another, this is the another way to calculate the waiting time is, this is the formula। formula क्या है, waiting time equals to total waiting time minus number of millisecond process executed minus arrival time। कैसे निकालोगे वेटिंग टाइम, अगर मैं सीधा सीधा इस गैंट चार्ट से देखने को कहूं, तो मैं कहूंगा P1 को 27 का वेट करना पड़ा, लेकिन उस 27 में से ये यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हुआ, तो ये वाला जो टाइम है ये माइनस करना होगा, और माइनस अराइवल टाइम जो है वो माइनस करना होगा। तो 27, ये P1 का आपको वेटिंग टाइम पता लग जाएगा। तो यही फार्मूला कह रहा है, ये फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, फार्मूला कहता है वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टोटल वेटिंग टाइम कितना है, टोटल वेटिंग टाइम इज 27 अगर P1 की बात करूं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद है नंबर ऑफ मिलीसेकंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, वो कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, वो कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, नंबर ऑफ जो प्रोसेस है वो कितनी देर की कितनी एग्जीक्यूट हुआ, ये पूछा है। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मिली सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड कितनी देर के लिए हुआ, 2 के लिए हुआ। नंबर ऑफ प्रोसेस मिली सेकेंड एग्जीक्यूटेड, तो ये कितना आएगा, एंड माइनस अराइवल टाइम, तो अराइवल टाइम कितना है, नंबर ऑफ अराइवल टाइम इज 0, और प्रोसेस कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो ये कितना आ गया 2, 17 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, कितना हो गया 15 हो गया। नंबर ऑफ मिली सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, टोटल वेटिंग टाइम इज P1 के लिए कितना है, P1 के लिए यहाँ पे इसे वेट करना पड़ा 17 का, सॉरी P1 के लिए वेट करना पड़ा 17 का, और उसमें से वो कितना चला, P1 चला 2 के लिए, तो 17 माइनस 2 और माइनस अराइवल टाइम इज 0, 17 माइनस 2, 17 माइनस 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 15। दूसरा P2 देखते हैं, P2 को कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा, इधर से देखना शुरू कीजिए, P2 को 3 के लिए वेट करना पड़ा, ये तो कंप्लीशन टाइम है, यहां देखेंगे P2 को 3 के लिए वेट करना पड़ा, और उस 3 में वो एक खुद चला है, तो 3 माइनस 1 और माइनस अराइवल टाइम 2, तो 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0। P3 को देखते हैं, P3 कैसे होगा, P3 यहां से देखिए, उसे कितने का वेट करना पड़ा, 8 का वेट करना पड़ा, और उस 8 के वेट करने में P3 कितना चला, 2 वो खुद चला हुआ है, तो 8 माइनस 2 माइनस अराइवल टाइम इज 3, 8 माइनस 2 माइनस 3, 8 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज 3। P4 को देखिए, P4 को देखिए, P4 को यहां देखेंगे कितनी देर वेट करना पड़ा, 12 का वेट करना पड़ा, भाई ये तो इसका ये तो टर्न अराउंड टाइम में जुड़ेगा ना, ये अपना जो एग्जीक्यूशन हुआ। P4 को वेट कितना पड़ा करना पड़ा, यहां से देखें तो 12 का वेट करना पड़ा, और इसमें वो खुद कितना चला 0, तो 12 माइनस 0 माइनस अराइवल टाइम 8, 12 माइनस 0 माइनस 8, दिस इज 12 माइनस 0 माइनस 8 इज 4। सबको टोटल करेंगे, 22 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 नंबर प्रोसेस, यू विल गेट द आंसर 5.5। ठीक है, तो एक तरीका ये भी कैलकुलेट करने का, बट माय सजेशन इज इस तरह से ना करके यू शुड कैलकुलेट लाइक दिस, क्योंकि जो एग्जामिनर को देखने की आदत होती है वो टेबल की फॉर्म में होती है, वो तो गेट का क्वेश्चन है, तो उस तरीके से आप वहां पे, क्योंकि समय कम होता है, वहां पे आंसर से मतलब होता है, एक टिक करना होता है, तो इन दैट टाइम यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, बट व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, AQ एग्जामिनेशन, देन यू शुड सॉल्व लाइक दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग 5 प्रोसेसेस विद अराइवल टाइम इन सीपीयू बस P1 P2 P3 0378 एंड सीपीयू बर्स्ट इज 10613। दिस इज अगेन फ्रॉम गेट 2016। क्या पूछा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम यूजिंग प्रीएम्प्टिव एसजेएफ। टर्न अराउंड टाइम निकालना, टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गैंट चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 0 से शुरू होगा, 0 पे एक ही प्रोसेस है, दैट इज P1, एक ही प्रोसेस है P1, और उसके बाद 3 पे आता है, तो 0 से 3 तक ये चल जाएगा, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो मैं इसे 3 तक रन कर देता हूँ। 3 पे अब 2 प्रोसेस आ गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका सीपीयू बस 7 है, इसका 6 है, क्योंकि प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि लिखा है ना कि प्रीएम्प्टिव यूज करना है, तो प्रीएम्प्टिव है, तो दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में छोटा ये है, तो कितनी देर इसे रन करूं, 7 पे आएगा अगला प्रोसेस, तो 7 तक तो कर लूं इसे, तो 7 तक का रन करने का मतलब है मैं कितना चला सकता हूँ इसे, 4 चला सकता हूँ, -4 तो कितना बचा, 2 बचा, तो मैं किसे रन कर दिया, मैंने P2 को कर दिया। अब 7 पे तीसरा प्रोसेस भी आ गया, अब ये 3 हो गए रेडी क्यू में, ये 1 है, ये 2 है, 7 है, शॉर्टेस्ट कौन है, 1 है, तो P3 को रन कर देता हूँ, P3 एग्जीक्यूट हो गया, तो 7 और 1 8 हो गया, -1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 8 पे एक प्रोसेस और आ गया, 8 पे अब चारों हो गए, चारों में मिनिमम कौन है, चारों में अब सबसे मिनिमम है ये 2, P2 को एग्जीक्यूट करता हूँ 2 के लिए, अब कोई नहीं रोकेगा आगे बीच में, तो ये 10 हो गया, -2 इक्वल्स टू 0, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 7 3 में से कौन मिनिमम है, P4 मिनिमम है, तो P4 को एग्जीक्यूट कर दीजिए, कितनी देर के लिए, -3, तो 3 के लिए कर दिए, 13 हो गया। उसके बाद अब कौन सा बचा, अब केवल एक बचा, 7, P1 बचा, तो P1 को 7 के लिए कर दीजिए, तो कितना हो गया, 20 हो गया। टोटल करके देख लीजिए कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है क्या, 10 और 6 16, 1 17 और 3 20। ठीक है, ये तो टोटल सही आ रहा है, कोई आइडियल नहीं बीच में, तो बिल्कुल सही। तो ये गैंट चार्ट आपने बना लिया, बनाने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग। ये प्रोसेस आईडी लिखी है, अराइवल टाइम लिखी है, अराइवल टाइम 0378 चेक कर लेते हैं, 0378। उसके बाद सीपीयू बस 6 10 6 1 3 10 6 1 3, बिल्कुल ठीक है। अब क्या निकालना है, सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम निकालने का कैसे निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम के लिए हम किसे देखेंगे, P1 कब कंप्लीट हुआ, P1 कब कंप्लीट हुआ, 20 पे कंप्लीट हुआ, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 20 हो गया। P2 कब कंप्लीट हुआ, P2 10 पे कंप्लीट हुआ, P2 10 पे कंप्लीट हुआ, तो 10 लिख लीजिए। P3 कब कंप्लीट हुआ, P3 हुआ 8 पे कंप्लीट, तो 8 लिख लीजिए।
P4 कब कंप्लीट हुआ? P4 देख लीजिए कब हुआ, 13 पे हुआ कंप्लीट, 13 लिख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, अदरवाइज तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीशन टाइम के बाद टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम लिख लेता हूँ 20, 10, 8, 13 माइनस 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 माइनस, और अराइवल टाइम कितना है? 0378, 0378, 0378। आंसर कितना आ गया? 0 minus 20 is 20, this is 7, this is 1 and this is 8 5 13। तो ये कितना होगा? 7 और एक 8 5 13 का एक, ये हो गया 33। तो 33 को अगर किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 4 नम 36, ज़्यादा हो गया, और 4 अठे 8 चौक 32, तो 8 आ गया, 32 आ गया, ये 1 आ गया, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा लिया, पॉइंट आ गया 0, 4 दूनी 8 हो गया, ये फिर 2 आ गया, फिर ये 0 लगा लिया, 4 पंजे 20 हो गया। तो क्या निकाल लिया आपने? टर्न अराउंड टाइम। आंसर कितना है? 8.5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम के अंदर। ये देख लीजिए क्या पूछा गया है, टर्न अराउंड टाइम तक पूछा गया था। वी हैव कैलकुलेटेड टिल टर्न अराउंड टाइम। मेरा सजेशन ये है, इसका वेटिंग टाइम भी निकालिए आप, और फिर इसके बाद रेस्पॉन्स टाइम भी निकालिए। ठीक है, आप कर लीजिएगा उसे। आगे चलते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Okay, then we will discuss about the problem with SJF. So consider the following 5 processes. Consider the following 5 processes with arrival time and CPU bus time. ये P1, P2, P3, P4, P5, P6 के बाद ये arrival time 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 4, 2, 1, 3, 2. Calculate the average waiting time, average turnaround time, waiting time, response time using preemptive SJF. सब कुछ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम गैंट चार्ट बनाएंगे। यहीं बना देता हूँ। सबसे पहले क्या बनाएंगे? आप एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना होगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? P1 आएगा। 0 यूनिट ऑफ टाइम पे P1 आ जाएगा। उसके बाद 1 पे आ रहा तो 1 के लिए चलाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, इसका मतलब ये थोड़ी जगह बढ़ा लेते हैं। ये 1 यूनिट ऑफ टाइम जगह बढ़ा लेते हैं, यहाँ बनाते हैं। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, प्रॉपरली विजिबल है? हाँ, ये विजिबल है, बिल्कुल ठीक है। तो 0 पे कौन आ जाएगा? 0 पे सबसे पहले P1 आ जाएगा। तो P1 आ गया तो 1 चलाया आपने तो -1 कर लिया, -1 तो कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 पे P2 आ गया। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है? ये मिनिमम है। तो एक एक के बाद आ रहे हैं सब, तो एक ही चलाना पड़ेगा। तो P4 P2 चलाएंगे 1, तो 4 1 कितना हो गया? -1 3 हो गया। तो P2 को कितना चला दिया? ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 0 से 1 तक तो P1 चला, 2 ये हो गया। अब 2 पे ये भी आ गया, P3 भी। हम तीनों में मिनिमम कौन सा है? अब ये मिनिमम P3, तो 1 चला दीजिए। 2 - 1 1 हो गया, तो दिस इज P3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर अब 3 पे ये P4 भी आ गया। अब इनमें मिनिमम कौन है? ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो जो पहले आया था वो चलेगा। तो P3 चल रहा है तो P3 चलेगा, तो P3 एक और चल जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 4, यानी कि एक और 1 - 1 = 0 होगा। ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये कौन आ गया? 4 पे P4 भी आ गया, P5 भी आ गया। ये चारों प्रोसेस हो गए। तो अब इनमें मिनिमम कौन सा? अब इनमें मिनिमम क्या है? P4 है, तो P4 को एक और चलाइए। 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। P4 1 - 1 कितना हो गया? 0, ये भी। अब 5 पे ये प्रोसेस भी आ गया। अब सारे आगे रेडी क्यू में। अब सब में मिनिमम देखिए कौन है? सब में मिनिमम यही है, 2। ये जो अभी आया ये मिनिमम है, यही चलेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, वो बाहर आएगा, और P6 को CPU मिलेगा। और कितनी देर के लिए मिलेगा? 2 - 2 = 0। तो 5 हो तो 7 हो जाए। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इनमें देखिए 7 3 3 में कौन है? ये पहले आया था तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा। आप देख लीजिए इस बात को, ये पहले ही बता दी गई थी बात कि अगर CPU बस सेम है तो FCFS विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो P2 पहले आया था क्योंकि उसका अराइवल टाइम 1 है, और ये बाद में आया क्योंकि उसका अराइवल टाइम कितना है? ये भी कितना है? 3 है, और ये भी 3 है, इसका 4 है। तो ये बाद में आया था तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और P2 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 3 यूनिट ऑफ टाइम। नाउ इट विल बिकम 10। अब ये भी पूरा हो गया। अब 7 बचा और 3 बचा, तो ऑब्वियसली P5 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो P5 अगर एग्जीक्यूट होगा तो 3 - 3 = 0। तो P5 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 3 यूनिट ऑफ टाइम। अब केवल एक बचा 7, तो P1 एग्जीक्यूट होगा, और 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये आपका ये भी एग्जीक्यूट हो गया। 7 - 7 = तो देख लीजिए टोटल कितना था? ये 8 4 12 2 14, और 14 और ये 6 20, ये 20 था तो 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं पूरा क्वेश्चन।
प्रोसेस आईडी P1, P2, P3, P4, P5, P6, अराइवल टाइम 0 1 2 3 4 5, अराइवल टाइम इज 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। सीपीयू बस 8 4 2 8 4 2 1 3 2 1 3 2। ठीक है, कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? दैट इज 20। P1 कंप्लीशन टाइम इज 20। ब्लैक कर लेते हैं, बहुत विजिबल होगा आपको फिर इजीली। P1 का जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज 20। P2 का कंप्लीशन टाइम इधर से देखेंगे दैट इज 10। P2 का कंप्लीशन टाइम इज 10। और P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है देख लेते हैं। इधर से देखेंगे P3 कंप्लीशन टाइम दैट इज 4। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 4। और P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? इधर से देखेंगे P4 का कंप्लीशन टाइम 5। देखिए अगर एक भी गलती हो गई तो पूरे न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। उसके बाद P5 का कंप्लीशन टाइम क्या है? P5 का कंप्लीशन टाइम 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा। और P6 का कंप्लीशन टाइम क्या है? P6 का कंप्लीशन टाइम इज 7। P6 कंप्लीशन टाइम इज 7, तो 7 हो गए। के बाद अब टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम लिख लेता हूँ यहाँ से 20, देन 10, देन 4, देन 5, देन 13, देन 7, माइनस 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 माइनस। अराइवल टाइम कितना है? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। कंप्लीशन टाइम तो टोटल टाइम, टोटल टर्न अराउंड टाइम तो टोटल टाइम होता है, तो केवल अराइवल टाइम का ध्यान रखना है वो आया कब था। इट विल बिकम 20, दिस इज 9, दिस इज 2, 5 minus 3 is 2, 13 minus 4 is 9, and 7 minus 5 is 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 और 2 11, 13 और 7 20 और 2 22, 23 24, 2 और ये 2 24 ही आया। अच्छा, 2 और 2 4, 44 हो गया 44। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 44 को इससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 6, तो 6 हो गया। तो 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, सॉरी 6 सत्ते 42, और ये कितना हो गया? 2 पॉइंट और 0, 6 ती 18, तो ये हो गया फिर 2, तो दिस इज 7.33। आंसर इज 7.3। तो दिस इज वी हैव कैलकुलेटेड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बस टाइम। ठीक है, तो वेट टर्न अराउंड टाइम कितना है? टर्न अराउंड टाइम इज 20 9 2 2 9 2 माइनस 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 माइनस। सीपीयू बस टाइम इज 842 842 132 132। तो ये कितना हो गया? दिस इज 12, दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 6, एंड दिस इज 2 minus 2 0। टोटल कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 1 8, 6 14 का 1 2 24, और 24 को एवरेज निकालने के लिए विल बी डिवाइड बाय 6। तो 6 से करेंगे तो आंसर आपके सामने है 6 24। दिस इज आंसर, दिस इज एवरेज वेटिंग टाइम इज 4। रेस्पॉन्स टाइम भी पूछा है, तो रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रेस्पॉन्स टाइम इज पहली बार सीपीयू से कब मिला, फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेशन, माइनस अराइवल टाइम, माइनस अराइवल टाइम। तो फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला P1 को? फर्स्ट टाइम P1 को मिला 0 पे, फर्स्ट टाइम P1 को मिला 0 पे। P2 को कब मिला फर्स्ट टाइम? अब इधर से देखेंगे, P2 को मिला 1 पे, दिस इज 1। P2 को मिला 1 पे। P3 को कब मिला? P3 को मिला 2 पे, P3 को मिला 2 पे। रेस्पॉन्स टाइम तो बहुत अच्छा होता है इसमें। P3 को मिला 3 पे, P3 को मिला 3 पे। P4 को कब मिला? P4 को मिला 4 पे, 4 को मिला 4 पे। और P5 को कब मिला? P5 को मिला 10 पे, P5 को मिला 10 पे। माइनस 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 माइनस। अराइवल टाइम कितना है? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 4 5। दिस इज 0 minus 0 is 0, बिल्कुल ठीक है। 1 minus 1 is 0, ठीक है। 2 minus 2 is 0, ठीक है। 3 is, this is wrong। 0 1 2 3। और P4 को कब मिला? P4 को मिला 4 पे, P4 को मिला 4 पे, नॉट पॉसिबल। अच्छा ओके, P4 को मिला 4 पे मिला, दैट्स वी हैव डन। P4 को मिला 4 पे, वो गलत लिखा हमने। P4 को मिला 4 पे,
ये कितना आएगा, मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, P1 P0 P1 P2 P3 P4, इसे मिला 4 पे, 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 4 इज, ये भी कुछ मिस्टेक है कि P5 को कब मिला CPU, P5 को मिला 10 पे, P5 को मिला, हमने क्या लिखा है, P5 को मिला 10 पे, P5 को मिला 10 पे। मैं इरेजर ले लेता हूँ, तो भी ठीक कर लेता हूँ और ब्लैक पेन से लिखता हूँ। इसे क्या मिला था, P4 को कब मिला CPU, P4 को मिला 4 पे, P4 को मिला 4 पे, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। और P5 को कब मिला CPU पहली बार, P5 को मिला 10 पे, 5 को मिला 10 माइनस 4, तो कितना आ गया, 6, बिल्कुल ठीक आ गया। तो भी ठीक कर लेते हैं, यहाँ भी कुछ मैं पता नहीं क्या देख के लिख दिया। के बाद P6 को कब मिला, P6 को मिला 5 पे, P6 को कब मिला, 5 पे मिला, फर्स्ट टाइम CPU एलोकेशन, तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकालोगे, 6 एक 7, तो 7 डिवाइडेड बाय किससे करोगे, 6 से करोगे, 6 प्रोसेस आते हैं, तो कितना कम 6 से डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कितना अच्छा रेस्पॉन्स टाइम मिलता है प्रीएम्प्टिव एसजेएफ में। दिस इज द आंसर। यही पूछा गया था इसमें कि निकालिए एवरेज टर्न टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, और रेस्पॉन्स टाइम में एवरेज नहीं लिखा, तो अगर एवरेज भी लिख देंगे तो यू कैन कैलकुलेट एवरेज आल्सो, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम यूजिंग द प्रीएम्प्टिव एसजेएफ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड solve different numericals based on preemptive and non preemptive SJF। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है SJF के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि while shortage of first scheduling, तो प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग CPU बस टाइम, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था बात कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ SJF इज वेरी टफ, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता कि अगला जो प्रोसेस होगा उसका प्रिडिक्शन आपको करना है कि उसका CPU बर्स्ट क्या होगा, तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग CPU बर्स्ट टाइम क्या है, SJF रिक्वायर्स एक्यूरेट प्रिडिक्शंस और एस्टिमेशन ऑफ CPU बर्स्ट टाइम फॉर ईच प्रोसेस। जब ये पता चलेगा कब, जब भी पिछले वाले से कंपेयर होके कौन छोटा है उसे CPU मिलेगा। However, in real world scenarios, it's often challenging to accurately predict the exact duration of the CPU burst. Practically, it is very tough. This limitation can lead to poor scheduling decisions, resulting in increased waiting times and decreased system performance. The real difficulty with SJF algorithm is knowing the length of the next CPU bus, and it is difficult process to know the next CPU। ये नया जो प्रोसेस है अगले वाला, उसका प्रोडक्शन करना कि उसका CPU बस कितना होगा, ये मुश्किल है। ऑल्दो द SJF इज ऑप्टिमल, लेकिन अगर आप बाकी एल्गोरिथम से कंपेयर करें, वेदर इट इज प्रायोरिटी, FCFS, राउंड रॉबिन, किसी से भी कंपेयर करें, अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि विच वन इज ऑप्टिमल, you will answer this one is optimal, SJF is optimal, and in FJF which one is optimal, preemptive SJF is optimal। it cannot be implemented at the level of short term scheduling। यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग का क्या मतलब है, कहां पे नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग का मतलब है जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी की उसे प्रोसेस को उठा के CPU को देता है, तो वहां पे इस SJF का इंप्लीमेंटेशन मुश्किल है, ये बात आप बता सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो वे टू नो द लेंथ ऑफ नेक्स्ट CPU। प्रैक्टिकली ये पता करने का कोई बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। एक काम कर सकते हैं बस, एक अप्रोच है कि हम एप्रोक्सीमेशन पे काम कर सकते हैं, हम वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट द नेक्स्ट CPU बस विल बी सिमिलर इन द लेंथ टू द प्रीवियस वन, इस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम अप्रोक्सीमेशन पे काम करते हैं SJF के अंदर, अगर हम उसे इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू इंप्लीमेंट, बट among the all scheduling algorithm SJF is और preemptive SJF is optimal। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि छोटे प्रोसेस आते जाएंगे, जिसका लॉन्ग CPU बर्स्ट होगा वो रह जाएगा, उसे चांस नहीं मिलेगा। छोटे आते जाएंगे, चांस मिलता जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट को पहले चांस मिलता है, जिसका CPU बर्स्ट कम है उसे CPU मिलेगा, उसे रिसोर्स मिलेगा। तो अगर एक बड़ा प्रोसेस है तो वो हमेशा पड़ा ही रहेगा, उसे कभी चांस नहीं मिलेगा, वो स्टार्व कंडीशन में हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन के कुछ सॉल्यूशन है। स्टारवेशन का एक सॉल्यूशन है एजिंग, वो आगे देखेंगे, वो आगे की बात है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम विद एसजेएफ, दैट इज स्टारवेशन की प्रॉब्लम। जो डेडलॉक की बात करेंगे तब स्टारवेशन की बात भी करेंगे, सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, ये देखिए इसमें सबसे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी,
जैसे ही छोटा प्रोसेस आएगा कंटेक्स्ट स्विच होगा, जैसे ही दूसरा आएगा कंटेक्स्ट स्विच होगा। आप देख रहे हो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम को एग्जीक्यूट कराने के बाद ही आप ये देख रहे हो कि दूसरा प्रोसेस से छोटा तो नहीं है। तो ये एक ओवरहेड है जिसमें आपको इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट मिलेगा। इम्प्लीमेंटिंग एसजेएफ शेड्यूलिंग रिक्वायर्स मेंटेनिंग ए रेडी क्यू ऑफ प्रोसेसेस सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेड सीपीयू बर्स्ट टाइम। क्योंकि सॉर्टेड का क्या मतलब है, सॉर्ट करने से ही तो आपको सबसे छोटा पता चलेगा कौन सा है। दिस इंट्रोड्यूसेस additional complexity in process management including the need for sorting algorithms, and you will have that process status word और process control block आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा इस चीज को मेंटेन करने। ठीक है, तो दीज आर दी प्रॉब्लम विद दी एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो अगर 2 नंबर में ड्रॉबैक के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या बता सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि उसका ये टाइम पता करना। देखिए मैंने हर एक का हेडिंग लिखता हूं मैं हमेशा, आपको जितने भी नोट्स मिल रहे हैं मैं केवल थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, मैं हेडिंग लिख रहा हूं। अगर ये 5 नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है तो सारा लिखना है, लेकिन 2 नंबर में आता है तो जस्ट यू राइट डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग सीपीयू बर्स्ट टाइम, एक लाइन लिख दीजिए कि सीपीयू बर्स्ट टाइम को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। दूसरा स्टारवेशन की प्रॉब्लम है और प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में एग्जाम देख लेते हैं कि एकेटीयू में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी तरह क्वेश्चन नाउ यू कैन सॉल्व। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2015-16 फॉर 10 मार्क्स। क्या है, कंसीडर द प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 सीपीयू बस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है। ऐसी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं, तीनों चीजें हमें मिलती थी। ड्रॉ द गैंट चार्ट एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम सीपीयू एल्गोरिथम। और उसमें आपको एवरेज वेटिंग टाइम भी निकालना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो पहले आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल देंगे उस टेबल के अंदर, फिर देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दी एवरेज वेटिंग टाइम। ये करने के बाद आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। आप वो ध्यान से करना जिससे कि आपका आंसर सही आए। देखिए ये पूछा गया था 2015-16 में 10 नंबर। और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है विच वाज आस्क्ड इन 17-18 फॉर 7 मार्क्स। उस समय 7 मार्क्स का था। प्रोसेस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, सीपीयू बस गिवन है। आपको गैंट चार्ट बनाना है और एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। इस क्वेश्चन में इसने दोनों से करने के लिए कहा है, एफसीएफएस से भी और एसआरटीएफ से भी। यहाँ क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। अगर एसआरटीएफ की जगह वो लिख देता प्रिवेंटिव एसजेएफ तो भी आपका मतलब यही होता। ठीक है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये 2017-18 में 7 नंबर का था। प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, बस टाइम है, प्रायोरिटी है, एसआरटीएफ और राउंड रॉबिन पूछा है। तो यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि ये एसआरटीएफ इसका दूसरा पेपर होगा। ये दूसरे पेपर में भी इसी तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, 2017-18 में 10 नंबर का आया हुआ है। प्रीएम्प्टिव एसजेएफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब आपको क्या करना है, एसआरटीएन लगाना है, यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट लगाना है। जॉब गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, बस टाइम गिवन है। सॉल्व कर देंगे आप। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 18-19 में 7 नंबर का। प्रोसेस, अराइवल टाइम, बस टाइम, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। एफसीएफएस का यूज करके और प्रीएम्प्टिव एसजेएफ शेड्यूलिंग का यूज करके आपको वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना। देखिए अब तक ये भी क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर केवल वेटिंग टाइम पूछा हो, दोनों बात पूछ रहा है। एवरेज वेटिंग टाइम भी पूछ रहा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी पूछ रहा है। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि इसमें प्रीएम्प्टिव एसजेएफ के बारे में पूछा गया है। और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि कंसीडर दी सेट ऑफ प्रोसेसेस। ये मिले प्रोसेस एबीसीडी, अराइवल टाइम गिवन है, एग्जीक्यूशन टाइम गिवन है, राउंड रॉबिन से और एसजेएफ से निकालना है। तो एसजेएफ का मतलब क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। ध्यान रखिएगा इस बात को, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एसजेएफ का मतलब है यू हैव टू सॉल्व दिस विद नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, कितने नंबर का है, 18-19 में 10 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए, एक्सप्लेन दी वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक्स विद गैंट चार्ट्स क्लियरली एज इंडिकेटेड बाय प्रोसेस नेम, अराइवल टाइम और प्रोसेस टाइम। यानी कि एक टेबल इस तरह से बना लीजिएगा, प्रोसेस नेम और फिर अराइवल टाइम और प्रोसेस सीपीयू बस, यानी कि प्रोसेस टाइम यानी कि सीपीयू बस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस नेम क्या क्या रखे हैं इसने, प्रोसेस नेम रखे ए बी सी डी, यहाँ रख लीजिएगा ए बी सी डी। अराइवल टाइम यहाँ गिवन है, दूसरा वाला जो वैल्यू है वो अराइवल टाइम है, 0232 03232 और सीपीयू बस कितना है, तीसरा वाला जो कॉलम है प्रोसेस टाइम का मतलब है सीपीयू बस 4722। दिस इज 4722। तो इस तरह की टेबल बना लीजिएगा। 21-22 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, कैलकुलेट करने के लिए इसने कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया है। तो आपको क्या निकालना है, आप एवरेज वेटिंग टाइम तक निकाल दीजिए, रेस्पॉन्स टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। क्या निकाल दीजिए, पहले टर्न अराउंड टाइम, पहले गैंट चार्ट बनाइए क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है,
फिर आप कंप्लीशन टाइम लिखिए, टर्न अराउंड टाइम निकालिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालिए, वेटिंग टाइम निकालिए, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दीजिए, यू विल गेट कंप्लीट 10 मार्क्स। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस अबाउट, फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द एफसीएफएस, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एसजेएफ, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जिसके दो वर्जन है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी दोनों तरीके से इंप्लीमेंट पॉसिबल है, नाम नहीं है अलग अलग, जैसे इसमें एसजेएफ और एसआरटीएन था, इसमें नाम अलग अलग नहीं है, एक प्रीएम्प्टिव एसजेएफ है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, क्योंकि आप सीधा सीधा 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 100%, इसीलिए मैं हर तरह का वो न्यूमेरिकल ले रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है या पॉसिबिलिटी एग्जाम में पूछा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।